हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। यह वीडियो क्लास 10 के मैथमेटिक्स के जो पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएं, उससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से आने वाले सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करने वाले हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग इस वीडियो में कम से कम 50 क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ेंगे। यदि आप सभी प्रश्नों को समझकर अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो परीक्षा में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं हो सकता है जो ये इन प्रश्नों से या इन पर आधारित नहीं हो। यानी कि इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए आइए अब इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आपको इस वीडियो को देख लेने के बाद इस चैप्टर से संबंधित सारी ऑब्जेक्टिव्स की समस्याएं सॉल्व होने वाली हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी सम संख्या कौन होती है। तो जो संख्या दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है उसको हम लोग सम संख्या बोलते हैं। तो सबसे छोटी सम संख्या इसमें 1, 2 और 4 है। तो यहाँ 2 सबसे छोटी सम संख्या होती है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है। तो पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, ये क्या है, पूर्ण संख्या है। तो 0 से या इसमें सबसे छोटी क्या है, 0 है। तो आंसर हम लोग क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है। तो जो संख्या एक और अपने आप के छोड़कर किसी अन्य संख्या से कट जाती है उसको हम लोग भाज्य संख्या। तो 2 1 और अपने आप यानी कि 2 से कटेगी, 3 1 और 3 से कटेगी, किसी दूसरे संख्या से नहीं कटेगी। लेकिन 4 जो है 1 से कटती है, 2 से कटती है और 4 से, यानी कि 1 और 4 के अलावा ये 2 से भी कट जाती है, इसलिए ये भाज्य संख्या हो जाएगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक और अपने आप से कटती है, यानी कि जिन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में सिर्फ 2 अंक आते हैं उसको हम लोग उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो एक सिर्फ 1 से कटता है, इसके गुणनखंडों में सिर्फ 1 आएगा। 2 जो है 1 और 2 से कटता है, इसमें 2 अंक आएंगे गुणनखंड में। उसके बाद ये 6, 1, 2, 3 और 6, यानी कि ये तो भाज्य संख्या हो गया। और ये जो 3 है वह 1 और 3 से, तो 1 और 3 ये दोनों अभाज्य संख्या हो गया, लेकिन ये छोटी अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में कौन सम अभाज्य संख्या है। कौन सम अभाज्य संख्या, यानी कि अभाज्य संख्या भी हो और वह सम संख्या भी हो। तो यहाँ जो 2 देखिए वह 2 1 और 2 से कटता है तो अभाज्य है, और यह एक सम संख्या भी है। 4 भी सम संख्या है, लेकिन ये अभाज्य नहीं, ये भाज्य होता है। और ये 3 क्या है, यह अभाज्य संख्या है। ठीक है, लेकिन सम संख्या नहीं है। 6 सम संख्या है, लेकिन ये भाज्य संख्या है। तो इसलिए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। इस ए यानी कि इसका ऑप्शन में जो 2 है वह 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य होते हुए भी क्या है, सम संख्या है। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 और 6 का HCF क्या होगा। 4 और 6 का HCF क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ 4 और 6 का। तो 4 और 6 का, तो 2 दूनी 4 और 6 का 2 गुने 3। तो यहाँ देखते हैं कि ये कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 4 और 6 का, इसलिए HCF क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो 2 किस किस ऑप्शन में है, तो बी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, दो अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा। तो कोई भी 2 अभाज्य संख्या ले लीजिए, जैसे हम चाहें तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 3 ले सकते हैं और 5 ले सकते हैं, या 7 ले लें, 11 ले लें। ठीक है, 11 ले लें, 17 ले लें। कोई भी 2 अभाज्य संख्या लेंगे तो इसमें एक के छोड़कर कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, एक का छोड़कर कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, इसलिए HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा बच्चों, 1 हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि 2 क्रमागत संख्याओं का HCF क्या होगा। 2 क्रमागत संख्याओं का HCF क्या होगा। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। तो 2 कोई भी क्रमिक यानी कि लगातार संख्या हम लोग ले लें, जैसे क्या ले लें, जैसे 1 ले लेते हैं, 2, 1, 3 ले लेते हैं। तो ये बताइए आप, 2 का 1 गुने 2 हो जाएगा, 3 का 1 गुने 3 हो जाएगा, तो कॉमन क्या आएगा, 1 आएगा। तो HCF भी क्या हो गया, 2 और 3 का HCF बराबर 1 हो गया। ठीक है, तो 2 लगातार या 2 क्रमागत संख्याओं का HCF हमेशा क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। आप लोगों को जहाँ भी नहीं समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ देखिए कह रहे हैं कि दो क्रमागत सम संख्याओं के एचसीएफ क्या होगा। दो क्रमागत, तो दो लगातार कोई भी सम संख्या ले लीजिए, जैसे 10 हो गया, 12 हो गया, ठीक। तो 10 और 12 इसका एचसीएफ हम लोग निकालेंगे, तो 2 गुने 5 अब 12 का 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है बच्चों। तो यहाँ कॉमन फैक्टर क्या आया, 2 आया, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दो क्रमागत सम संख्याओं का क्या आएगा, एचसीएफ 2 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा, ठीक है। दो अभाज्य संख्या ए बी का एचसीएफ क्या होगा, यानी कि दो अभाज्य संख्या हो, एक को क्या मान लिया गया है ए और दूसरे को बी मान लिया गया है, तो उसका एचसीएफ क्या होगा। तो दो अभाज्य संख्याओं का यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में देख रहे हैं कि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, तो वह 1 होता है। यहाँ भी सेम क्वेश्चन वही हो गया, सिर्फ थोड़ा सा पूछने के तरीका में बदलाव हो गया है कि दो अभाज्य संख्या, वहाँ अभाज्य संख्या को सूचित कर दिया गया है ए और बी से, का एचसीएफ क्या होगा। तो ए और बी का एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। क्यों, कैसे हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कैसे कि ए को, अगर ये कोई भी संख्या होगा, जैसे मान लो कोई भी संख्या है, तो हम ए गुने 1 लिख सकते हैं, बी को बी गुने 1 लिख सकते हैं। यहाँ ए और बी कोई अभाज्य संख्या को सूचित करता है, तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 1 आ गया, इसलिए एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ यहाँ 10, क्वेश्चन नंबर 10 का एचसीएफ क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि क्या है। आइए अब हम लोग इधर के प्रश्नों को भी हल करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा था बच्चों कि निम्न में संख्या ए बी का लॉसा क्या होगा, ए बी का लॉसा क्या होगा, ठीक है बच्चों। ए बी का एलसीएम क्या होगा, तो ए बी, यहाँ ए बी का एलसीएम क्या होगा। अगर कहता कि ये दोनों सह अभाज्य संख्या है तो और आसान हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग दोनों में क्या कर देते, गुना कर देते। हालांकि यहाँ भी काम वही करेंगे कि कहते हैं कि दो संख्याओं का लसा, दो संख्या क्या दिया हुआ है ए और बी, तो उसका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ इसका ए गुने बी यानी कि ए बी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन में जहाँ ए बी होगा वह इसका आंसर हो जाएगा, तो यहाँ ए बी है, वह आंसर हो गया। पदमेय संख्या का दशमलव प्रतिशत कितने प्रकार का होता है, तो आप लोगों को बताया गया है कि पदमेय संख्या का दशमलव प्रतिशत कितने प्रकार का होता है। तो एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत आवर्ती। क्या होता है, अशांत आवर्ती। जैसे शांत कैसे होगा, तो 10 को हम लोग यदि 12 को जैसे 5 से कटाए तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा 10, हम लोग देंगे 20 हो जाएगा, 5 का 20, ये पूरा पूरा कट गया। अब वही 10 बटा हम लोग क्या कर दें, यहाँ 3 कर दें, 3.3 ये कटता जाता, ये कटेगा नहीं, ये बार बार 3 आएगा, तो बार बार आ रहा है इसलिए इसको आवर्ती बोलते हैं, तो अशांत आवर्ती हो गया, ठीक है बच्चों। दशमलव प्रसाद का शांत भी होता है, अशांत आवर्ती भी होता है, या ए तथा बी दोनों, तो यही आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों। उसके बाद कह रहा है कि 13 नंबर, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसाद होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसाद क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है कि शांत होता है कि अशांत आवर्ती होता है। तो आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसाद अशांत अनावर्ती होता है, अशांत आवर्ती परिमेय संख्या को होता है। अनावर्ती का मतलब होता है कि दशमलव के बाद जो है हर बार अलग अलग संख्या यानी कि नई संख्याएं का आना अनावर्ती कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या को दशमलव प्रसाद ए हो जाएगा, यानी कि अशांत अनावर्ती। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, आप यहाँ ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है, निम्न में कौन परिमेय संख्या, ये 3√3, 3 एक परिमेय है, √3 एक अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय के बीच में गुना हो, जोड़ हो, घटाव हो, कुछ भी हो, कोई भी गणितीय संक्रिया हो तो वह अपरिमेय संख्या ही होता है। यहाँ देखिए तो 3 परिमेय और √3 अपरिमेय, तो गुणनफल क्या आ जाएगा, अपरिमेय आ जाएगा। यहाँ 2√4 है, तो आप 2 गुने √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, यानी कि ये 4 हो गया। तो 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, तो यह क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। आगे 8 है, तो 8 को हम लोग 2 गुने 2 गुने 2 यानी कि 2√2 आएगा। 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 2 गुने 2 गुने 2, तो इसमें से इसके बदले में एक बाहर निकल गया, एक जोड़े के बदले में एक तो 2√2,
तो ये इसी के जैसा हो गया, ये 3√3, ये 2√2 हो गया, तो ये भी अपरिमेय संख्या। लास्ट वाला दिख रहा है कि 7√6 है, तो √6 जो है अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय और अपरिमेय का जो गुणनफल होगा वह भी अपरिमेय होता है। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15, पाई क्या है? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में आप देख रहे हैं कि पाई क्या है। तो आप जब भी मैथ का क्वेश्चन बनाते हैं तो आप उसमें लिखते हैं कि पाई बराबर 22/7। तो ये 22/7 अगर कहीं लिखा रहेगा तो ये परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। लेकिन अगर आपसे केवल पाई पूछे जाइए क्या है, इसको आप क्या बताइएगा? अपरिमेय। पाई का मान 22/7 परिमेय, लेकिन पाई को पूछा जाए वो क्या है, तो वह क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या है। तो कह रहा है कि पाई क्या है? परिमेय संख्या कि अपरिमेय संख्या की पूर्णांक संख्या की पूर्ण संख्या। तो क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या है। उसके बाद कह रहे हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात किया जा सकता है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच या कोई भी दो क्रमागत कहे या कोई भी दो संख्या कहे तो उसके बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात किया जा सकता है? तो बहुत सारा किया जा सकता है, उसका कोई अंत नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? अनंत। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात हो सकती है? तो अनंत हो सकती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 17 को। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? तो यहाँ देखिए अभाज्य संख्या, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि जो संख्या एक और अपने आप से कटता है केवल अभाज्य होता है। तो 8 यहाँ अभाज्य है क्योंकि वह 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से भी कटता है और 8 से भी कटता है, यानी कि 2 से अधिक संख्याओं से कट जाता है। 9 भी अभाज्य संख्या नहीं, ये भी भाज्य है, यह 1 से, 3 से और 9 से कटता है। 11 1 और 11 से कटेगा, 15 1 3 5 और 15 से, यानी कि सिर्फ ये 11 जो है वह दो ही अंक यानी कि एक और अपने आप से कटने वाली है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? इसका मतलब है कि इसमें अधिकांश ये बाकी सभी निम्नलिखित में कौन अपरिमेय, तो सभी अपरिमेय दिया होगा, कोई एक क्या दिया होगा? परिमेय संख्या दिया होगा। तो आइए हम लोग उसको पता लगाते हैं कि कौन ऐसा संख्या है जो अपरिमेय नहीं है। पाई, अभी आपको बताया जब पाई कहीं भी रहे तो पाई रहेगा तो वो अपरिमेय हो जाएगा। तो ये अपरिमेय हो गया। √7, रूट के अंदर ये 7 है, ये भी अपरिमेय संख्या। ये √2 और √3, तो अपरिमेय में अपरिमेय से भाग लगा रहे हैं तो ये भी क्या भाग फैलाएगा? अपरिमेय ही आएगा। उसके बाद कह रहे हैं क्या कि 375, आप इसको कैलकुलेशन करके देख लीजिए। उसके बाद है 48। ठीक है बच्चों, ये 75, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 3, ये 50 25 3 75, इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे? 48 को, तो 4 चौका 16 और 16 3 48। ठीक है बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं कि एक 5 निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा? एक ठो 5 और √3 बच जाएगा। यहाँ 4 निकल जाएगा और √3, तो √3 से √3 कट जाएगा। 5 3 15/4, तो ये 5 3 15/4, ये तो बताइए ये परिमेय संख्या हो गया। तो कह रहे हैं कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो ये जो लास्ट वाला है D, 3√75/48, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। वास्तव में ये क्या है? परिमेय है। ठीक है बच्चों, अपरिमेय ये नहीं है। उसके बाद 19 नंबर में आप देखिए, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? 27, 1 से, 3 से, 9 से, 27 से, 35, 1 से, 5 से, 7 से, 35 से। उसके बाद 13 है, तो 13 केवल एक और 13 से कटता है। उसके बाद 56 है, 1 2 4, यानी कि 2 से अधिक संख्याओं से कट जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में आप देखिए, 20 में कह रहा है कि 2.13, एक फिर 113 है, उसके बाद 111 है, उसके बाद 4 गो 1 1 3 है, उसके बाद क्या आएगा? 5 गो आएगा। यानी कि हर बार नई संख्या आ रहा है, बढ़ा के आ रहा है। तो ये ऐसी जो संख्या होती है दशमलव प्रसाद, वह अनवसानी अनावर्ती होता है। तो ये अपरिमेय संख्या का होता है। क्या? अपरिमेय संख्या का। तो ये क्या है बच्चों? तो पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय। तो पूछता है अपरिमेय। जो कहीं भी आप देखिएगा हर बार जो है दशमलव के बाद क्या हो, भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग संख्याएं आए तो वह क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घातांक क्या है? 144। यहाँ आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। 2 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9 और 3 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, दूनी 40। अब बताइए 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घातांक क्या होगा? तो 2 का घातांक कितना हम लोग निकाले यहाँ? 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद 22 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? यानी कि अधिकांश जो दिया हुआ है वो सभी के सभी क्या है? परिमेय है, और कोई एक दिया होगा जो अपरिमेय है। तो √17 17 जो है उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, तो ये अपरिमेय संख्या है। उसके बाद 100 है, उसका वर्गमूल 10 होता है। उसके बाद 4 है, उसके वर्गमूल क्या होता है? यहाँ 2 होता है। उसके बाद ये √16 एंड √25 है, तो इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, यानी कि ये 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग का सिर्फ क्या हो जाएगा? ये पहला हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट इसको देख रहा है वह आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। आप बनाने पर यह फील कीजिएगा कि कहीं भी आपको कोई भी प्रश्न नहीं फंस रहा है। इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इस समझ कर आगे बढ़िएगा और पढ़िएगा। अपने नोटबुक में इस सभी प्रश्नों को नोट जरूर कर लीजिएगा विद्यार्थी। तो यहाँ 22 प्रश्नों को हम लोग देख लिए हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन जो है अब आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट पेज को हम आपके सामने ला रहे हैं, क्योंकि सारे प्रश्नों को हमने क्या किया है? कॉपी में नोट कर लिया है, ताकि आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करके बता सकूं और प्रश्न छूटे भी नहीं। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। ठीक है बच्चों, 23 को हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए 23, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? तो बार बार अभाज्य संख्या आ रहा है ये, तो इसलिए आप इस तरह के कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लियर ढंग से बना लीजिए। तो अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो ये देखिए 91 जो है 1 से कटता है, और 13 से भी कटता है, 7 से भी कटता है। 213 है तो वह 213 1 से कट जाएगा, 213 से कट जाएगा, और 3 से भी दिख रहा है कि कट ही रहा है। 3 7 21, 3 एकम 3, 41 है तो 1 और 41 से कटेगा, दूसरा कुछ से नहीं कटेगा। ये जो है ये भी 3 से कट जाएगा, क्योंकि संख्याओं का योग 1 और 5 6 होता है, तो 6 3 से कटता है, तो वह बनी संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा 41। 41 जो है सिर्फ 1 और 41 से कटता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? निम्न में कौन परिमेय संख्या है? 1/144। तो 144 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों? 144 का वर्गमूल 12 होता है। यहाँ आप इसका कैलकुलेशन करके देख सकते हैं क्या कि 1/12 ये हो जाएगा। उसके बाद ये 50/500 है। कितना है? 50/500। तो इसको 50/500, तो हम लोग यहाँ इसको क्या कर सकते हैं? तो इसको हम लोग लिख सकते, 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दाएंगे 10 हो जाएगा, यानी कि ये √1/10 हो जाएगा। उसके बाद 32 है। क्या है? 32। ठीक है बच्चों, तो 32 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो हम लोग 1 2 यानी कि 2 गुने 2√2, यानी कि 4√2 हो गया। ठीक है, ये 5 + √5 ये भी अपरिमेय हो गया, सी भी अपरिमेय हो गया, बी भी अपरिमेय हो जाएगा। इसका परिमेय यानी कि पूछ रहा है क्या कि कौन परिमेय संख्या है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ये 1/12 आ जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। 25 कह रहा है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा? सम पूर्णांक, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 2p + 2p + 1। बताइए आप p का मान 1 रखते हैं तो 2 एकम 2 2 हो जाएगा, 2 रखते हैं तो 2 3 4, 3 रखते हैं तो 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 4 रखते हैं तो 2 चौका 8 हो जाएगा, अगर 5 2 5 10 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या रख, यानी कि अगर हम लोग इस रूप में 2p लिखते हैं और p का मान कोई भी पूर्णांक हम लोग रखेंगे, तो वह जो भी इसका हमारा जो गुणनफल आएगा वह एक हमेशा सम संख्या आएगा। तो इसलिए इसका जो रूप होगा वह 2p का बेस होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। उसके बाद आप 26 नंबर देखिए। 26 नंबर में कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक, तो यहाँ m
के लिए विषम पूर्णांक क्या होगा, तो 2m है। m का मान अगर 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी रखेंगे तो उसको 2 से गुना करेंगे तो वह हो जाएगा एक सम संख्या। अगर उस सम संख्या में 1 जोड़ देंगे तो वह क्या हो जाएगा, विषम संख्या। तो इसका वास्तविक जो रूप होगा वह यही हो जाएगा 2m+1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जहाँ नहीं समझ में आए कमेंट करके जरूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में किसका दशमलव प्रसाद अशांत होगा। तो आपको हमने बताया है कि परिमेय संख्या में यानी कि p/q, जब ये q क्या हो, q जो है या तो केवल 2 हो या केवल 5 हो, यानी कि 2 2 2 हो या 5 5 5 हो या 2 गुने 5 के रूप का हो। ये 2 की संख्या वो कुछ और हो सकती है। m का मान भी यहाँ कुछ और का मतलब है कि 2 जो है कौ हो सकता है और 5 भी कैगो हो सकता है। एक से अधिक होने पर ये इसका घात हो जाएगा उसकी संख्या। ठीक है, तो जिसका क्यों इस रूप का होगा उसका दशमलव प्रसाद शांत होगा, और जो उसका क्यों जो है इसके अतिरिक्त होगा तो वह अशांत हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिए पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर किस में, क्वेश्चन नंबर 27 में कि 23/50, 23/50। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 23/5 गुना 5 गुना 2। तो बताइए 5 और 2 के रूप का आ गया तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उसके बाद है 243। तो इसको आप ये लिखिएगा 243 को, तो इसमें ये बाकी जो भी लिखेंगे तो ये तो आ गया हमारा शांत। इसको ये 39/243 है, तो ये 39/7 गुने 7 गुने 7 7 49, ये 243। इसको ना करके आप यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको 343 या चलिए 243 भी रहेगा तो कोई बात नहीं है। यहाँ अगर 39 बटा क्या है हम लोग का, 39/243। तो काम कीजिए इसको 3 से काट दे, 3 कम 3 3 3 का 9, 3 बटा 24, ये 81 हो गया। ये 13 बटा क्या आ गया बच्चों, 81 आ गया। तो 81 जो है वह क्या होता है, तो 13/3 तिरका 9 तिरका 27 तिरका 81, यानी कि 13/3 का पावर 4। ये 2 और 5 आया नहीं तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं तो उसमें 2 और 5 दोनों आएगा, चूँकि 16 में 2 आता है और 0 है तो 5 आना ही आना है, तो उसमें 2 उसका भी शांत हो जाएगा। लास्ट वाला केवल 5 5 5 आएगा, 13/625, इसका भी शांत हो जाएगा। तो यानी कि अशांत वाला सिर्फ क्या है, इसमें अशांत वाली जो है वह बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कैसे हुआ है तो हमने यहाँ कैलकुलेशन करके भी आपको बता दिया है। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट कहता है कि 45 और 60 का मौसा क्या होगा। 45 और 60, तो यहाँ आप समझिए 45 और 60 का, 45 का आप चाहें तो यहाँ हम लोग इसके गुणज के रूप में ही चलते हैं। चलिए ये इसके 45 जो है वह कितना से कट जाएगा बच्चों, 45 15 से भी कटता है और ये 60 से भी कटता है। तो बताइए 15 से कोई ऐसी बड़ी संख्या है जिससे दोनों कट जाए, नहीं है। तो इसका HCF क्या आ जाएगा, दोनों का 45 और 60 का जो HCF होगा वह क्या आएगा बच्चों, 15। इसको आप गुणनखंड करके भी बना सकते हैं, कीजिएगा तो आंसर 100% क्या आएगा, 15 आएगा। तो यहाँ 60 और 45 का मौसा क्या हो जाएगा बच्चों, 60 45 का मौसा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसको अगर आप चाहें तो बना सकते हैं 45 को, कैसे, तो 3 तिरका 9 और 9 पचे 45, उसके बाद है क्या 60। तो इसमें अब 3 गुने 3 दूनी 6, 6 पचे 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 3 और ये 5, दूसरा कुछ तो कॉमन आ रहा है तो 3 गुने 5 बराबर क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक है बच्चों, 15। इसका आंसर 15 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि ये 7 को, इसको कह रहा है कि आप परिमेय संख्या के रूप में इसको लिखें। क्या, इसको हम लोगों के किस रूप में लिखना है, परिमेय संख्या के रूप में लिखता है। तो आइए इसको हम लोग हल, तो आप यहाँ देखिए जो दिया हुआ है तो इसको हम लोग, ये रेकरिंग है, अगर ये शॉर्टकट में इसको बनाना चाहें तो यहाँ 7 और यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक पर रेकरिंग है तो ये को 9 बढ़ा दिए। ठीक है, और बाकी कोई संख्या है नहीं तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के आगे प्रश्न आएगा तो हमने कैलकुलेशन करके इसको आपको समझा देंगे। अभी यहाँ देख लीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 7/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 7/9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30,
π/3 है, एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि पूर्णांक संख्या है कि कोई नहीं है। π/3, तो पाई आपको हमने बताया है कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में परिमेय 3 क्या है, परिमेय। तो अपरिमेय में परिमेय से हम लोग जब भाग करते हैं तो वह संख्या में क्या मिलता है, अपरिमेय ही मिलता है। अगर मान इसका रख के बनाते ना तो वह क्या हो जाता है, 60 आ जाता। अगर इसको हम मान को अगर ऐसे लिख के चलते तो वहाँ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पाई का मान सिर्फ पाई दिया है, तो पाई क्या होता है, अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या में हम 3 से भाग करेंगे तो वह भी क्या आ जाएगा, अपरिमेय ही होगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में आप देखिए, 31 में है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो आप देखिए बार बार अभाज्य संख्या आ रहा है, ये पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो अभाज्य संख्या जो एक और अपने आप से करती है वह अभाज्य संख्या। तो बताइए ये 12 जो है एक और अपने आप से, 2 से भी करता है, 3 से भी करता है, 6 से, तो ये नहीं होगा। 15, 1, 3, 5 ये भी नहीं होगा। 23 जो है एक और 23 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। ये 75 1 से कटेगा और 5 से कटेगा और 15 से कटेगा और 75 से भी कटेगा। ठीक है बच्चों, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद 32 नंबर, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होता है ना, भाज्य संख्या, तो वह 4 होता है। और सबसे छोटी क्या कह रहा है, अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। और दोनों का कह रहा है कि मौसा क्या होगा। तो आप बताइए 4 और 2 का मौसा क्या होगा। तो 4 और 2 का मौसा जो है वह 2 आएगा। ठीक है बच्चों, 2 आएगा। यदि किसी संख्या, यदि 65 तथा 117 का कह रहा है कि मौसा 65 और 117 का मौसा क्या दिया हुआ है, तो 65 m माइनस 117, ठीक है बच्चों, के रूप में हो। तो m का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है हम लोगों को, कह रहा है कि 65 और 117 का जो मौसा होगा। तब बताइए 65 13 में भी आता है, 13 50 65 और 117 में भी आता है 13। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि m का जगह पर आप क्या रखिएगा कि 15 से 65 से उसमें गुना होने पर 117 घटे तो वह 13 आ जाए। तो अब ये निश्चित रूप से दिख रहा है कि ये 65 गुने 2 करते हैं तो 65 दूनी 130 माइनस 117, यानी कि 130 माइनस 117 ये हो जाएगा तो कितना, 13 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 13, यानी कि 13 हमारा जो आ रहा है वह HCF वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो हम m का जगह पर क्या रखेंगे, m का मान 2 रखेंगे। तो 65 दूनी 130 हो जाएगा, 130 में से 117 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 13 हो जाएगा HCF। ठीक है बच्चों, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 33 तक तो हमने कवर कर लिया। अब 34 से देखिए, 34 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। बताइए 2 और ये √3 अपरिमेय, तो दोनों में के बीच में घटाव पद्धति, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय है। √3 से √3 कट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, दोनों 2 हो गया तो वह क्या हो गया, परिमेय। चूँकि हम लोग 2/1 उसको लिख सकते हैं, ये 6 नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो आपके सामने मैंने रफ एस्टिमेट बना देता हूँ। 96 का अभाज्य गुणनखंड, 96 ना है जी बच्चों, 96 का। तो यहाँ 96 को आप यहाँ काटिए, 96 काटेंगे 2 से 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 14, फिर 2 से यहाँ 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6, 48 24 12 100 और 2 3 6। ठीक है बच्चों, तो 1 2 3 4 5। तो क्या पूछ रहा है आपसे, 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो अभाज्य गुणनखंड में आप देख रहे हैं कि 2 का गो है, तो 1 2 3 4 गो, तो 2 का पावर 4 और 3 का पावर 2 कहीं है इसमें ऑप्शन में, देखिए तो 2 का पावर 4 और 3 का पावर 2, यानी कि फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 36 √2 √3 √5 √7 ये किस प्रकार की संख्या है। तो यह क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। सभी ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय कैसे होगा तो हमने वीडियो बनाकर लोड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37 में 2 10 20 का लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। कितना कितना, 2 10 20। यहाँ देखिए 2 10 20, तो ये बताइए इसका HCF जो है वह निश्चित रूप से क्या आएगा, HCF जो है वह 2 ही आएगा। ठीक, LCM क्या आएगा, तो LCM 20 आएगा। क्या आएगा, 20 आएगा, 20। तो इसको करेंगे तो क्या आएगा, 1/20
10, यानी कि 1:10, तो वही 1:1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या नंबर है ये? 1:1 कहीं है, यह फर्स्ट वाला है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट वाला, यानी कि 1 के बाद यहाँ 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। उसके बाद 38, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? √10, ये अपरिमेय संख्या है। √10 जो 24 है यह अपरिमेय संख्या है। √10 जो 35 है वह भी अपरिमेय। √10 जो 36 है उसका वर्गमूल क्या होता है? 6 होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कौन? ये 36 हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या हो तो उसका मसा, तो दो अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है? 1 होता है। ठीक है बच्चों, 1, तो डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 5, 15 और 20 के लौसा तथा मौसा का अनुपात क्या होगा? 5, 15, 20 का, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5, 15, 20 का लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? 5, 15, 20 का, 5 का 1 गुने 5, 15 का आप यहाँ लिख लीजिए 3 गुने 5, और 20 का 2 गुने 2 गुने 5, तो HCF क्या आ जाएगा बच्चों? HCF हो गया, HCF हो गया क्या? 5। LCM क्या हो जाएगा? तो इस 5 के बदले में तो 5 लिख लिए, ऊपर क्या बचा? 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, बीच में क्या बचा? 3, और इसमें क्या बचा? तो 2 गुने 2, तो 5 3 15 दूनी 30, 30 दूनी क्या होगा? 60 हो जाएगा। LCM हो गया 60। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा है कि 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात, लौसा और मौसा, तो लौसा आ गया इतना, और इस मौसा हमारा कितना आएगा? तो मौसा 5 है। इसको अगर कटाएंगे 5 कम 5, 12 पचे 60, 12.1। आप यहाँ सभी प्रश्नों को इसी तरह से हल कर सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन में क्या दिया है 12.1 कहीं है कि नहीं है? तो यहाँ है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर देखते हैं। 41 नंबर में कहा था कि 5.23 क्या है, किस प्रकार की संख्या है? तो ये जो बार देख रहे हैं 5.23, इसका मतलब ये हमेशा 2 3 2 3 2 3 2 3 आएगा, तो पदमीय संख्या का दशमलव प्रसाद ऐसा होता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये एक पदमीय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये किस प्रकार की संख्या है? तो एक पदमीय संख्या है। उसके बाद जो है कहा था कि 0.32 को P/Q के रूप में लिखा जाए तो क्या आएगा? 0.32, 0.32, दो पर एक रिंग है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो 32। उसके बाद जो है इस जिस संख्या पर बाद है उसको छोड़ के घटा दीजिए, और एक संख्या पर बाद है, एगो दशमलव के बाद बिना बार वाला है, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे? तो इस पर 0 कर देंगे, तो यानी कि 29 क्या आ जाएगा? 90। देखिए तो 29/90 कहीं है? 29/90 यहाँ पर है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। उसके बाद 43, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n है। n अगर प्राकृत संख्या है तो उसको अगर रूट में करेंगे, तो जैसे एक n का मान क्या है? 1, तो 1 को हम रूट में करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 2, ये √2 ही आएगा। 3, ये √3 ही आएगा। 4, तो 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, 5 रखेंगे तो ये क्या आएगा? 5 का 5 ही होगा। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n, यानी कि प्राकृत संख्या यानी कि 1 2 3 4 5 6 है, और उसको रूट में किया जाए, तो बताइए जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है वह अपरिमेय हो जाएगा, जिसका वर्गमूल होता है वह परिमेय हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि कभी प्राकृत संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। तो जो परिमेय संख्या होगा जिसका पूर्ण वर्गमूल हो जाएगा, जैसे 4 है तो उसका आंसर आ जाएगा 2, तो 2 एक प्राकृतिक संख्या हो गया। जैसे अब 9 आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा 3, तो वह एक प्राकृतिक संख्या हो गया। तो इसलिए, लेकिन √10 अगर 10 आ जाए तो वह अपरिमेय हो जाएगा। तो यानी कि जो यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n जो है कभी प्राकृत होगा तो कभी अपरिमेय होगा। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 44 नंबर है, निम्न में कौन सा दशमलव प्रसाद शांत होगा? तो शांत दशमलव प्रसाद आपको बताया गया है, अभी भी इस वीडियो में बताया है कि जिस जैसे यहाँ हम लोग लिख दिए अंश और यहाँ लिख दिए हद, तो जो हद में या तो 2 आए
यानी कि 2 आए या 2 का गुणनखंड है, 2 गुना 2 गुना 2 है, या 5 है, या 5 गुना 5 गुना 5 है, या 2 गुना 5 यानी कि 2 और 5 है। तो ये क्या होगा, शांत होगा। इसके छोड़कर कुछ भी आता है तो वह अशांत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आप 700, ठीक है बच्चों, ये 700 है। तो यहाँ इसका जो दशमलव प्रसाद है, यह इसमें 7 निश्चित रूप से आएगा। क्या आएगा, 7 आएगा। जैसे यहाँ 7, ये 700 है, तो हम लोग यहाँ सिर्फ हमारा 2 और 5 ही इसमें नहीं आएगा, और भी संख्याएं आएगी, तभी यहाँ 700 हुआ है। उसी तरह 21 है, तो 3 गुने 7, तो इसमें 3 और 7 निश्चित रूप से आना ही आना है। तो यह भी अशांत हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा, 2 का पावर यहाँ जो है 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 3 है, और 7 का पावर क्या है, 3 है। यहाँ 3 है, लेकिन आप यहाँ देखिए ये 343 है। 343 7 गुना 7 गुना 7 होता है, तो ये 3 7 जो है, यानी कि 343 कट जाएगा इस 7 के पावर 3 से, यानी कि हम लोग 343 बटा 2 के पावर 3, 5 के पावर 3 और 7 के पावर 3 रखे हैं, तो 7 के पावर 3 से ये 243 कट जाएगा, तो 1 बटा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये 2 और 3 आ गया, तो इसका दशमलव प्रतिशत क्या होगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, शांत हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि किसका दशमलव प्रतिशत शांत है, तो ये सी का आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, तो यहाँ आप देखिए √10 गुना √15, इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 150। तो 150 को हम लोग अगर इसको तोड़ें तो ये कैसे होगा, 150 25 25 दूनी 50 और 50 दिए 150, यानी कि 5 बाहर निकल गया, √5 कहीं है आंसर में, 5√6, ये पहले का ही यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 46, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, √7 भी अपरिमेय संख्या है। ये 16/25 जो है, तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 16/25, तो 16 का क्या आ जाएगा 4 और 25 का 5, तो इसका आंसर 4/5 हो जाएगा, यानी कि यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। कौन सा परिमेय संख्या, तो 46 का सी हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं 47 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है, अभी इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे, 2 होता है। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ देखिए 0.23 को पी बटा क्यू के रूप में लिखें, तो दशमलव हटाते हैं ना, तो 1 पर उतना 0 कर देते हैं, तो 23 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आंसर में कहीं दिया है, यहाँ दिया है, तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद 17/24, तो हम लोग 17 का 17, 24 का 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 3 का 24। बताइए 2 तो 2 आया, लेकिन इसके साथ में 3 भी आ गया, तो ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अशांत हो जाएगा। तो इसका दशमलव प्रतिशत क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक है, अशांत, लेकिन परिमेय है तो अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, उसके बाद है 11/25, तो 11/25 नीचे क्या आएगा हम लोग का, ये 17/24, ये कैसे आपको हम बता दिए, 17/24 में 17/24 इस यहाँ फिर से एक बार इसको मिला लीजिए, 17/24, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का अशांत आवर्ती। यहाँ डाल दीजिए अनावर्ती, इसको कर दीजिए अशांत ठीक है, ये हम लोग का अनावर्ती मत कीजिए, आवर्ती ही रहने दीजिए। यही हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती। उसके बाद है 11/25, तो यहाँ नीचे 5 5 5 आएगा, तो 5 वाला क्या होता है, शांत होता है, 5 वाला शांत होता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका आंसर हो जाएगा ये 1 शांत। उसके बाद 51 में निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो √3 क्या है, अपरिमेय है। ये 2 से √2 कट जाएगा, 2 बचेगा, ये परिमेय हो जाएगा। ये
4 प्लस रूट अंडर 5, यानी कि परिमेय और अपरिमेय का योग क्या होता है? अपरिमेय ही होता है, ये भी अपरिमेय। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा ये वाला है। उसके बाद 52 नंबर, दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो कौन सा संबंध जो है सही होगा? तो आर जो आप जानते हैं कि जीरो ये जीरो से बड़ा होता है, आर जो है जीरो ये जीरो से बड़ा होगा लेकिन हमेशा छोटा होगा किससे? बी से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 53 नंबर, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? तो उसको वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में आपको बताया गया कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद दो क्रमिक सम संख्याओं का, जो कि हम लोग पहले भी इसी वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, दो क्रमिक सम संख्या कोई भी ले लीजिए, 4 और 6 ले लेंगे तो उसका HCF हमेशा क्या आएगा? 2 आएगा। तो दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF 1 क्या आएगा? HCF सॉरी दो क्रमिक तो क्या आएगा? 2 आएगा। कोई भी दो क्रमिक यानी कि लगातार कोई भी दो संख्या, वो भी किस प्रकार की संख्या हो? सम संख्या हो। जैसे 20 22 ले रहे हैं तो उसका HCF क्या आएगा? 2 ही आएगा। तो आंसर बी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 55 नंबर, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 किस प्रकार की संख्या है? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 1 2 3 और ये सब गुना के रूप में है। तो ये 3 जो है सीधा सीधा यहाँ अभाज्य गुणनखंड दिख रहा है। तो जिसमें 3 या 3 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होता है वह क्या होता है बच्चों? वह होता है अभाज्य संख्या। तो ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में हम लोग 55 क्वेश्चन को हल कर लिए हैं। तो आप सभी विद्यार्थी जो है ये सभी क्वेश्चनों को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। जहाँ कहीं भी दिक्कत होगा आप कमेंट करके, या यदि आप कोचिंग में आते हो तो वहाँ भी अपने प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग अब यहीं तक इसको हम लोग ऑफ करेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको इससे अतिरिक्त कुछ और भी क्वेश्चन आपको कुछ पढ़ना हो या नहीं समझ में आता हो या आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हो, आपको प्रॉब्लम हुआ हो, तो आप कमेंट करके उसको पूछ लीजिएगा। मैं उसको भी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।